क्या आप जानते हैं कि कैलिफोर्निया की एक झील टुलारे लेक जो 130 साल पहले सूख गई थी, वो हाल ही में मतलब रातों रात वापस आ गई? और ये भी सुना है कि रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर एक ही दिन में 5 शक्तिशाली भूकंप आ गए। हाँ, और अगर ये मैपिंग पॉइंट्स नजरों से चूक गए तो प्रीलिम्स में 2 क्रूशल मार्क्स भी छूट सकते हैं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो आपके समय की कद्र करता है और आपके सिलेबस को आसान बनाता है। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन है, अगर आप सक्षम हैं और अगर हमारे कंटेंट से आपकी तैयारी में सच में कोई वैल्यू ऐड होती है तो प्लीज उस ज्वाइन बटन को दबाकर सदस्य बनने पर विचार करें। आपके समर्थन से ही ये वीडियो आते रहते हैं। हमारे मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के स्तंभ हैं। और बाकी सभी के लिए प्रैक्टिस PYQs के साथ मुफ्त नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो लेजेंड यूट्यूब सदस्य हैं उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त PYQs और मॉडल मेंस उत्तर मिलते हैं, तो वहां जरूर जुड़ें। तो चलिए आज PT 365 पर्यावरण के अध्याय 7 यानी समाचारों में स्थान की गहराई में उतरते हैं। हमने इसे सिर्फ एक लिस्ट की तरह नहीं बल्कि एक कहानी की तरह देखने की कोशिश की है। कहानी ये दिलचस्प है। हाँ, एक कहानी जो हिमालय के ग्लेशियरों से शुरू होती है, मैदानों की नदियों के विवादों से गुजरती है और फिर दुनिया के दूसरे कोनों में हमें बड़ी चेतावनियां देती है। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है हिमालय से। हमारे सोर्स में गंगोत्री ग्लेशियर का जिक्र है और बताया गया है कि पिछले 40 सालों में ये 10% पिघल गया है। हाँ, अब ये सुनने में सिर्फ एक आंकड़ा लगता है ना? लेकिन इसका असल मतलब क्या है? वही मैं पूछने वाला था। मैदानी इलाकों में बैठे लोगों के लिए इसका क्या असर होगा? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। जब हम कहते हैं कि गंगोत्री पिघल रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक बर्फ का टुकड़ा छोटा हो रहा है। इसका मतलब है कि भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी गंगा, उसका स्रोत ही खतरे में है। शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा बर्फ पिघलने से नदियों में पानी बढ़ सकता है, बाढ़ आ सकती है। अच्छा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब ग्लेशियर का साइज बहुत छोटा हो जाएगा तो गर्मियों में नदी में पानी का बहाव काफी कम हो जाएगा। मतलब पहले बाढ़ और फिर सूखा। इसका असर तो करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। बिल्कुल, खेती से लेकर पीने के पानी तक। ये तो सीधा सीधा देश की खाद्य और जल सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। एग्जैक्टली। और यहीं पर यूपीएससी आपसे सिर्फ फैक्ट नहीं बल्कि एक डीप एनालिसिस की उम्मीद करता है। ये घटना दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई किताबी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। ये तो एक लाइव केस स्टडी है। बिल्कुल, GS पेपर 3 एनवायरनमेंट का, जिसके तार GS पेपर 1 भूगोल और यहाँ तक कि GS पेपर 2 यानी शासन से भी जुड़ते हैं। सही है। और हिमालय की बात चली ही रही है तो शिप्की ला दर्रे का भी जिक्र है हिमाचल प्रदेश में, भारत तिब्बत सीमा पर। जी, सतलुज नदी यहीं से भारत में आती है। मुझे ये दर्रे हमेशा से बहुत फैसिनेट करते हैं। ये सिर्फ पहाड़ों के बीच रास्ते नहीं हैं, बल्कि ये तो इतिहास और रणनीति के गलियारे हैं। आपने सही पकड़ा। शिप्कीला सिर्फ एक भौगोलिक लोकेशन नहीं है, प्राचीन काल में ये सिल्क रूट का हिस्सा था। अच्छा, मतलब व्यापार और संस्कृति का एक अहम रास्ता। हाँ, और आज के समय में चीन सीमा पर होने की वजह से इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। तो एक ही जगह GS पेपर 1 भूगोल और GS पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, नदी का प्रवेश बिंदु, पुराना व्यापार मार्ग और आज का सामरिक पोस्ट, ये एक बेहतरीन उदाहरण है। और पहाड़ों में एक और जगह चर्चा में है, माउंट कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। हाँ, पर खबर ये नहीं कि कोई इस पर चढ़ गया, बल्कि ये है कि सिक्किम सरकार इस पर पर्वतारोहण को बैन करने का अनुरोध कर रही है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? आमतौर पर तो देश टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहस को सामने लाता है। विकास और पर्यटन बनाम संरक्षण और आस्था। जी, स्थानीय समुदायों के लिए कंचनजंगा सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो एक पूजनीय देवता है, एक पवित्र स्थल है। समझ गया। जब बड़े पैमाने पर पर्वतारोहण होता है तो उससे कचरा फैलता है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है और स्थानीय आस्था को भी ठेस पहुंचती है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। हाँ, सिक्किम सरकार का ये कदम दिखाता है कि वो अपनी सांस्कृतिक और पारिस्थितिक विरासत को आर्थिक लाभ से ऊपर रख रहे हैं। और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, तो इसका संरक्षण और भी जरूरी हो जाता है। और ये संरक्षण की बहस हमें कहानी के अगले हिस्से पर ले जाती है। जब पानी पहाड़ों की पवित्रता से उतरकर मैदानी इलाकों में पहुंचता है तो वो एक संसाधन बन जाता है। और जहां संसाधन होता है वहां विकास भी होता है और विवाद भी। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम नदियों की यात्रा पर चलते हैं।
लिस्ट में सबसे पहले सुबनसिरी नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसे स्वर्ण नदी भी कहते हैं। हाँ, और इस पर बन रहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर काफी चर्चा हुई है। सुबनसिरी और दिबांग घाटी में प्रस्तावित एटलिन जलविद्युत परियोजना, ये दोनों ही उस क्लासिक दुविधा को दर्शाते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। विकास बनाम पर्यावरण वाली। हाँ, एक तरफ देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बिजली की जरूरत है और हाइड्रो पावर को क्लीन एनर्जी माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये परियोजनाएं दुनिया के सबसे संवेदनशील बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक पूर्वी हिमालय में स्थित हैं। यहाँ हजारों पेड़ काटे जाएंगे, वन्य जीवों के आवास नष्ट होंगे और स्थानीय समुदायों का जीवन भी प्रभावित होगा। तो जीएस पेपर 3 में इस पर अक्सर निबंध या प्रश्न आते हैं। क्या इसका कोई बीच का रास्ता नहीं? बीच का रास्ता है। एक मजबूत एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA में और सस्टेनेबल इंजीनियरिंग प्रथाओं में, लेकिन अक्सर विकास की जल्दी में इन पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये पानी का सफर हमें असम के माजुली द्वीप तक ले आता है। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, लेकिन खबरों में ये अपने सिकुड़ते आकार की वजह से है। ये बहुत अच्छा सवाल है। नदी का कटाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन माजुली के मामले में इसकी रफ्तार बहुत बहुत तेज हो गई है। और इसके पीछे भी कोई इंसानी हाथ है? हाँ, इंसानी दखल एक बड़ी वजह है। अपस्ट्रीम मतलब नदी के ऊपरी हिस्सों में चीन और अरुणाचल में जो बड़े बड़े बांध बने हैं, वो नदी के प्राकृतिक बहाव और सिल्ट के जमाव को रोकते हैं। अच्छा, तो उससे नदी का वेग नीचे की तरफ बढ़ जाता है और वो किनारों को ज्यादा तेजी से काटती है। मतलब बांधों का असर सैकड़ों किलोमीटर दूर तक पड़ता है। और माजुली का कटाव सिर्फ एक भौगोलिक घटना नहीं है। नहीं, ये एक सांस्कृतिक संकट भी है। यहाँ सदियों पुराने सत्र हैं जो वैष्णव मठ हैं और असम की संस्कृति की जान है। मिशिंग जनजाति की पूरी जीवन शैली, सब कुछ ब्रह्मपुत्र में समा रहा है। तो ये आपदा प्रबंधन GS3 के साथ साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत GS1 से भी जुड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। पानी का ये सफर विवादों से भरा लगता है और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मांडवी नदी, जिसे कर्नाटक में महादेई कहते हैं। हाँ, गोवा और कर्नाटक के बीच ये दशकों से झगड़े की जड़ बनी हुई है। राज्यों के बीच पानी का बंटवारा इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि पानी से पानी नहीं है, ये अर्थव्यवस्था है, ये राजनीति है। मांडवी गोवा की जीवन रेखा है, लेकिन कर्नाटक अपने सूखाग्रस्त उत्तरी जिलों के लिए इसका पानी मोड़ना चाहता है। और फिर जब राज्य आपस में मामला नहीं सुलझा पाते तो ट्रिब्यूनल बनते हैं। जी, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। लेकिन इनकी कार्यवाही सालों साल चलती है और अक्सर उनके फैसलों को भी चुनौती दी जाती है। सीधा सीधा GS पेपर 2 का मामला बन जाता है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों के बीच के झगड़े और उन्हें सुलझाने के मैकेनिज्म्स। 2016 में शायद इसी तरह का एक सवाल मेंस में पूछा भी गया था। सही कहा, और इसीलिए मांडवी विवाद एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन जाता है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सामने क्या चुनौतियां हैं। नदियों पर चल रही इस बातचीत में एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का जिक्र करना जरूरी है, तेलंगाना की कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कहा जाता है। एक मिनट, ये लिफ्ट सिंचाई का मतलब आम लोगों के लिए क्या है? क्या इसका मतलब है कि हम नदी के पानी को सचमुच उठाकर कहीं और ले जा रहे हैं? बिल्कुल, आपने सही समझा। लिफ्ट का मतलब ही है उठाना। इस प्रोजेक्ट में गोदावरी नदी के पानी को बड़े बड़े पंप हाउस के जरिए कई चरणों में लगभग 600 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर सूखाग्रस्त इलाकों तक पहुंचाया जाता है। ये तो इंजीनियरिंग का एक चमत्कार लगता है, इसमें कोई शक नहीं। इसने तेलंगाना के बड़े हिस्से में सिंचाई की सुविधा दी है। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इसकी लागत और हाल ही में बाढ़ से इसके कुछ हिस्सों को हुए नुकसान को लेकर काफी सवाल उठे हैं। हाँ, और यहीं पर एक UPSC एस्पिरेंट को सिक्के के दोनों पहलू देखने होते हैं। एक तरफ इंजीनियरिंग की कामयाबी है, किसानों को फायदा है, और दूसरी तरफ इसकी खगोलीय लागत, इसके संचालन में लगने वाली भारी बिजली और इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर गंभीर सवाल हैं कि क्या इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सस्टेनेबल हैं? बिल्कुल। ये GS पेपर 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई और अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो हमने देखा कि कैसे पानी हिमालय से उतरकर जीवन देता है, विकास का आधार बनता है, और फिर विवाद की वजह भी। और हमारी कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां पानी या तो बेहिसाब तबाही लाता है या फिर
पूरी तरह गायब हो जाता है। इस चेतावनी को समझने के लिए हमें शायद भारत से बाहर देखना होगा। हाँ, मध्य एशिया के अरल सागर को। ये सोचना भी भयानक है कि जिस जगह पे 60-70 साल पहले तक जहाज चलते थे, मछुआरों के गांव थे, आज वहां एक रेगिस्तान है। एक पूरा का पूरा सागर कैसे गायब हो सकता है? ये मानव निर्मित आपदा का सबसे बड़ा उदाहरण है। सोवियत संघ के दौर में अरल सागर में गिरने वाली 2 मुख्य नदियों अमू दरिया और सिर दरिया का पानी कपास की खेती के लिए मोड़ दिया गया। हाँ, विशाल नहरें बनाकर। नतीजा, नदियों ने सागर तक पहुंचना बंद कर दिया और कुछ ही दशकों में सागर का 90% हिस्सा सूख गया। ये तो पर्यावरण से खिलवाड़ का सबसे बड़ा पोस्टर चाइल्ड है। बिल्कुल। जीएस पेपर 3 के लिए ये मरुस्थलीकरण और अपरिपक्व विकास योजनाओं के परिणामों पर एक कभी न भूलने वाली केस स्टडी है। ये सच में डरावना है। और दूसरी तरफ हमारे पास रूस का कामचटका प्रायद्वीप है, जहां पानी तो है पर धरती खुद स्थिर नहीं है। हाँ, यहाँ लगातार भूकंप और ज्वालामुखी की खबरें आती रहती हैं। ये रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। ये है क्या असल में? क्या ये वाकई आग का एक गोला है? नहीं, आग का गोला तो नहीं, लेकिन दुनिया की सबसे ज्यादा भूगर्भीय हलचल वाला इलाका जरूर है। मतलब? इसे ऐसे समझिए कि पृथ्वी की सतह कई बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी है, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां ये प्लेटें आपस में टकराती हैं। और इसी टकराव की वजह से यहाँ दुनिया के 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप आते हैं। एकदम सही। और इसीलिए तुर्की, चिली, पेरू, जापान, इंडोनेशिया, ये सभी देश जो खबरों में भूकंप के लिए रहते हैं, वो इसी रिंग पर स्थित है। और कामचटका इसका एक क्लासिक उदाहरण है। जी, ये विश्व भूगोल GS1 और आपदा प्रबंधन GS3 दोनों के लिए एक 5 स्टार टॉपिक है। इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय जगहें, नदियां, सागर, इन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जल निकायों को याद करने के लिए एक मेमोरी हुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेमोरी हुक बढ़िया है। बस एक कॉल टू एक्शन याद रखिए, ACTBSR। ACTBSR, ये दिलचस्प है। चलिए इसे खोलते हैं। ए से अरल सी, अरल सागर, जिसकी हमने अभी बात की। ठीक है। सी से कांगो रिवर, कांगो नदी, अफ्रीका में, जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। ये प्रीलिम्स का एक क्लासिक फैक्ट है। अच्छा, ये याद रखना होगा। टी से ट्यूलारे लेक, ट्यूलारे झील, कैलिफोर्निया की वो भूतिया झील जो वापस आ गई। फिर बी से ब्लू नाइल, एस से सेन रिवर, जो पेरिस से होकर बहती है, और आखिर में आर से ग्रेट रुआहा रिवर, तंजानिया में। ये शानदार है। ACTBSR, ये एक रिवीजन के समय बहुत काम आएगा। तो ये थी हमारी कहानी, पानी की यात्रा, जीवन से लेकर विवाद और विनाश तक। बिल्कुल। और इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि भूगोल और पर्यावरण ये स्थिर विषय नहीं है। ये बहुत डायनेमिक हैं। हाँ, आपको हर रोज की खबरों को अपने स्टैटिक सिलेबस के साथ जोड़कर देखना होगा। क्यों एक झील वापस आ गई, क्यों एक द्वीप सिकुड़ रहा है, इन क्यों का जवाब ही आपकी तैयारी को दूसरों से अलग बनाएगा। बिल्कुल सही कहा। करंट अफेयर्स को स्टैटिक सिलेबस से जोड़कर देखना ही सफलता की कुंजी है। तो अगर इस सारांश ने आपकी मदद की तो वीडियो को जरूर लाइक करें। इससे एल्गोरिदम को आप जैसे गंभीर उम्मीदवारों को ढूंढने में मदद मिलती है। और कमेंट्स में बताइए, मांडवी या महादई नदी का विवाद मुख्य रूप से किन 2 राज्यों के बीच है? चलिए आपकी याददाश्त का परीक्षण करते हैं। और मत भूलिए, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर और हमारे लेजेंड्स के लिए प्रीमियम कंटेंट डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध है। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद।